अच्छा सर, एग्जामिनर ने आज तक ऐसी हरकत की तो नहीं है, बट ऐसा कोई मतलब दो राय नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा। वो हरकत ये है कि वो आपको बोलेगा सही है भाई, आप करेक्शन ऑफ एरर का रट्टा लगा के आ गए, आपने एंट्री करेक्ट कर ली। अब ये बताओ कि जो जो आपने एंट्रीज करेक्ट की हैं उसका आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और एक प्रॉफिट की फिगर दे देगा और बोलेगा इसमें रिवाइज प्रॉफिट निकाल के दो। तो दिस इज ऑल टुगेदर एक करेक्शन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। उसने ये भी टेस्ट कर लिया है कि आपको क्या इतनी तमीज़ और तहजीब है कि आप ये बता पाएँ कि कौन कौन सी एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इम्पैक्ट है जो प्रॉफिट को हिट करेगी। तो उसमें से पहली एग्जांपल मैं अभी करवा रहा हूँ और फिर जैसे ग्रेजुअली आगे जाता रहूँगा वो प्रॉफिटेबिलिटी से उसको कनेक्ट करता रहूँगा। फोकस होके देखिएगा। अभी हम सीख रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री में कोई आपने एरर किया तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो हम ये कहते हैं कि सर अज्यूम करें कि हमारी सेल्स है कोई 1,20,000 रुपये की या 1.2 मिलियन की, सही जी। और हमने कहा हम COGS कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं ओपनिंग, सही है जी। आपने कहा ओपनिंग आपके पास है 2 लाख, सही है। फिर आप कहते हैं इसके अंदर परचेजेस आप ऐड करें, प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, इसमें आप परचेजेस ऐड करें और आप अज्यूम कर लें कि आपने 4 लाख रुपए की परचेजेस की हैं, सही जी। तो जब मैं ओपनिंग प्लस परचेजेस करता हूं तो इस पे जो नाम लिखते हैं वो होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो माल है जो मेरे पास बेचने के लिए मौजूद है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वो वाला माल है जो मेरे पास बेचने के लिए मौजूद है, सही जी। हमने इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लिया। मैंने कहा ये है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो माल है जो पूरे साल मेरे पास बेचने के लिए मौजूद था आफ्टर माई परचेजेस। इसमें से मैं लेस कर देता हूं क्लोजिंग काउंटेड इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग काउंटेड इन्वेंट्री का मेरे बच्चों मतलब ये है कि ये वो इन्वेंट्री है जो मैं गोडाउन में जाके काउंट करके उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आता हूँ। बात क्लियर है। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई ये काउंटेड इन्वेंट्री में कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा इस काउंटेड इन्वेंट्री में कोई मसला नहीं है, ये भी मेरी प्रिजम्पशन है। तो मैंने कहा जब मैं काउंट करके आया तो मुझे पता लगा वो मेरी इन्वेंट्री कितने की है, 1,50,000 रुपये की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने बेचने वाले माल में से जब बच इतना गया तो बिक कितना गया? आपने कहा सर इतना बिक गया, आपने कहा इतना बिक गया, 450 बिक गया। तो आपने कहा कि सर ये जो 450 आपका बिक गया इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपकी COGS है। अब अगर मैं इस COGS को माइनस कर दूं अपने प्रॉफिट में, प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आपने कहा मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ये आ गया। तो सर इसमें एरर का है, अभी डालते हैं इसमें एरर, ऊपर से कनेक्ट करते हैं जो अभी हमने पिछली क्लास में किया। अब मैंने कहा व्हाट इफ टेक प्रीवियस एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। इन्वेंट्री बोले तो सर परचेजेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अगर मैं कर लेता तो क्या होता, जरा इस बात पे आप फोकस करें। सेल्स अज्यूम करो सेम है, सेल्स अज्यूम करो मेरी जान सेम है, सही जी। ये रहा सेल सेम है, सही जी। मैंने कहा कि भाई इसके बाद आपके पास आ गया ओपनिंग, आपने कहा सर इसके बाद आ गया आपके पास परचेजेस, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। हमने कहा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें ताकि ये अप्रोप्रिएट हो जाए, सही जी। हमने कहा व्हाट इफ टेक प्रीवियस एग्जांपल, आपने कहा ओपनिंग सेम है, सही जी, मेक सेंस। आपने कहा परचेजेस में भंड है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट आ रहा था। सस्पेंस अकाउंट का मतलब है आपने पेबल तो रिकॉर्ड कर लिया, परचेजेस रिकॉर्ड ही नहीं की। क्या आप मानते हैं कि आपकी यहाँ पे परचेजेस अगर रिकॉर्ड हो जाती तो ये टेक्निकली 60,000 रुपये से इंक्रीज हो जाता, ये टेक्निकली 60,000 रुपये से इंक्रीज हो जाता। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए माल ज्यादा होता। आपने कहा इसमें से आप क्या लेस करवा देते हैं मेरे बच्चों, आप इसमें से लेस करवा देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये भी सही है, ये तो काउंटेड है। तो आप देखें यहाँ पे बखूबी देखें, आपने कहा कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई वो 510 आ गई। वो कितनी आ गई? 510। मैंने कहा ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
ये आ गई। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछूं, ग्रॉस प्रॉफिट तो वो कितना है? आप कहेंगे सेल्स में से आप सर ये माइनस कर दें 5-10 तो आपके पास 690 आ गया। सर ये तो प्रॉफिट कम हो गया। अभी लॉजिक देते हैं भाई। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर आप इन दोनों को देखें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं ताकि आपको एक स्क्रीन पर देखें, इन दोनों को देखें। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं परचेजेस रिकॉर्ड करना भूल गया, परचेजेस रिकॉर्ड करना भूल गया, जैसे इस केस में ना एक तो एंट्री इंपैक्ट है, एक प्रॉफिट इंपैक्ट है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एंट्री इंपैक्ट है, एक प्रॉफिट इंपैक्ट है। मैं आपको उसके लिए भी तैयार कर रहा हूं जो प्रॉफिट इंपैक्ट है। सुकून से समझें। अगर एक परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बेचने के लिए माल कम है। जब परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई तो मेरे पास बेचने के लिए माल कम है, तो जाहिर सी बात है मेरी COGS भी कम आएगी। ऑल टुगेदर आपने परचेजेस तो रिकॉर्ड ही नहीं की ना। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल मेरा कम आएगा। और बच्चों, जब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम आएगा तो आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कम आने की वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माइनस करूंगा, जो भी वो काउंटेड होगी, तो मेरी COGS कम आएगी। COGS कम आएगी तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। पर अगर मैं ये सही करता तो आपके सामने देखें ना, 60,000 रुपये से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो जाता। क्लोजिंग अपनी जगह है, तो माल बेचने के लिए जब ज़्यादा होता और बचा हुआ उतना ही है तो बिकता ज़्यादा। बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली यहाँ पे गलती क्या हुई हुई है, प्लीज़ मेरे बच्चों सुकून से समझना है। टेक्निकली यहाँ पे गलती क्या हुई हुई है? टेक्निकली यहाँ पे गलती ये हुई हुई है कि परचेजेस पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर परचेजेस रिकॉर्ड हो जाती तो आप वो शख्स हैं जो कहते कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो जाता। जब कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो जाता और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंटैक्ट रहती, सेम रहती, तो मैं कहता कि जब मैंने डिफरेंस लेता तो COGS ज़्यादा आता। COGS ज़्यादा आता तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो टेक्निकली जो मैंने इससे पहले वाले केस के अंदर एक एंट्री बनाई थी, तो इसके अंदर आप ये COGS भी कर सकते हो। यानी सस्पेंस अकाउंट को खत्म करके आप परचेजेस डेबिट करो, पर उसका इंपैक्ट क्या है? परचेजेस का ऑल टुगेदर इंपैक्ट COGS पे जा रहा है ना, क्योंकि क्लोजिंग तो काउंटेड है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? तो यानी सर अगर मैं आज के बाद आपको बोलूं, ये तो समझाने के लिए बताया ना, आज के बाद आपको बोलूं, मैं आज के बाद अगर आपको बोलूं और समझाना चाहूं कि सर कभी आपके पास परचेजेस ओवर स्टेटेड, समझने की बात है, परचेजेस आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अगर उसको सही करेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर COGS इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉजिकल सी बात है यार कि अगर आपने परचेजेस रिकॉर्ड करना भूल गए, जैसे मेरी इस एग्जांपल के अंदर आपने कहा था मैं पेबल तो रिकॉर्ड कर चुका था बट इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की थी। जब परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की थी आपने मेरे बच्चों, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि परचेजेस की जगह मैंने सस्पेंस में डाल दिया था। मैंने कहा आई डोंट नो अबाउट द डेबिट। बाद में पता लगा कि यार ये तो मैंने माल परचेज किया था, इन्वेंट्री के अकाउंट में डालना भूल गया था, परचेजेस के अकाउंट में डालना भूल गया था। तो सब क्लोजिंग में होगा नहीं वो भाई, क्लोजिंग तो काउंटेड है, क्लोजिंग तो काउंटेड है, पर हिसाब किताब के लिए मूवमेंट तो ट्रेस करोगे ना। यानी पहले जो माल खरीदा उसके अंदर तो डालो। तो जो माल खरीदा है जब मैं उसके अंदर इसको पार्क करूंगा तो बेचने वाले माल की कॉस्ट हो जाएगी ज़्यादा, जो बचा हुआ वो अपनी जगह है। तो आपने जब बेचने वाला माल रखा हुआ है ज़्यादा, जो बच गया वो माइनस किया, तो आपकी COGS हो जाएगी ज़्यादा। तो यानी आज के बाद हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जब भी मेरी परचेजेस को मैं सही करूंगा या रिकॉर्ड करूंगा सही तरीके से, तो परचेजेस के फर्दर रिकॉर्ड करने से मेरी COGS जो है वो इंक्रीज हो जाती है और मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इस एंट्री का इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे क्या है? सर रिडक्शन इन प्रॉफिट बाय ₹60,000। यार लॉजिकल सी बात है, रिडक्शन इन प्रॉफिट बाय ₹60,000 इसलिए क्योंकि आपने परचेजेस रिकॉर्ड करके अपने कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल को इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से COGS बढ़ गई है और प्रॉफिट घट गया है, क्योंकि ये आप रिकॉर्ड ही नहीं करके बैठे हुए थे। मुसीबत और मसला ये है। बात क्लियर है? और चलो एक सोने पे सुहागा एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर यही प्लीज सुनिएगा, अगर यही परचेजेस उल्टा होता है कि भाई मैंने तो अभी रिकॉर्ड नहीं की भी ना, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेते और फिर रिवर्स करते, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। उल्टा हो जाता है ना केस भाई। अगर मैं आपको कहूँ एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए, आ जाओ ताकि आपको दोनों एंगल्स समझ आए। मैं कह रहा हूँ व्हाट इफ
assume that you purchased inventory worth rupees 80,000। प्लीज सुनिएगा, यू परचेज इन्वेंट्री वर्थ रुपीज 80,000। सही, आपने 80,000 रुपये की इन्वेंट्री परचेज की है, सही है जी। एंड इट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय रुपीज 85,000। यानी आपने किया क्या, आपने किया क्या कि इन्वेंट्री 80,000 रुपये की परचेज की, उसको 85,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिया। भाई कुछ भी व्हाट्सोएवर, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हुआ, आपने 85,000 से रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब जब 85,000 से रिकॉर्ड कर लिया तो आपको पता है ना अब डेबिट ज़्यादा है। तो जब डेबिट ज़्यादा है मेरे बच्चों, तो सस्पेंस का बैलेंस आया होगा क्रेडिट पे। तो इसको आपने सही कैसे किया होगा, सही भी कर लेते हैं। मैंने कहा आ जाएं जी, पहले तो एंट्री मेड और करेक्टिंग एंट्री दोनों बनाते हैं, आ जाएं। मैंने कहा सर एंट्री मेड और करेक्टिंग एंट्री दोनों। अच्छा, मैंने कहा एंट्री मेड में क्या होगा, सही है जी, इन्वेंट्री डेबिट हुई होगी कितने से, 85,000 से। माय अजम्पशन इज ट्रेड पेएबल, बिल्कुल सही है, ट्रेड पेएबल बिल्कुल सही है। हमने कहा भाई ट्रेड पेएबल बिल्कुल सही है, तो वो 80,000 रुपये। तो आपके पास सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस आ गया होगा, क्योंकि आपने कहा कि भाई डेबिट तो हुआ, पर देखो आपको बाद में पता लगा ना कि वो इन्वेंट्री डेबिट होनी ही नहीं चाहिए थी, वो परचेजेस डेबिट होनी नहीं चाहिए थी, गलती से हुई है, जिसकी वजह से तो सस्पेंस आया। क्योंकि वो जेन्युइन अगर होता तो उसके अगेंस्ट में कैश या पेएबल होता, हमने तो सस्पेंस रखा है। तो बाद में जब ये सस्पेंस खत्म हुआ तो मुझे पता लगा मेरी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है। अब बात समझिएगा, क्या आप ये मानते हैं कि अगर आपने परचेजेस को ज़्यादा रखा हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द परचेजेस, इस बात को याद रखना। क्लोजिंग तो काउंटेड है, उसको तो आप साइड में रखें, उसके एरर अलग से देखते हैं। अभी हम परचेजेस की बात कर रहे हैं, बहुत सुकून तामुल से मेरी बात को समझें। खैर, मैंने ये कहा कि सर अगर मैं आपको ये बताऊं कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, और सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिसने अपनी इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया हुआ है। आपको बाद में पता लगा कि भाई इन्वेंट्री जो ज़्यादा अमाउंट की मैंने रिकॉर्ड की हुई वो जेन्युइन ज़्यादा नहीं है, वरना तो कैश या पेबल होता उसके अगेंस्ट में। तो क्या इज दिस एनी मोर सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस को डेबिट करके, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे या तो मैं परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा, या अब आज के बाद आप लिखेंगे COGS कितने से, 5,000 रुपये। सस्पेंस को खत्म कर दिया और मैंने कहा भाई मेरी परचेजेस जो ओवर स्टेट हुई हुई थी उसको रिवर्स करो। बट मेरे बच्चों, जो मेरी परचेजेस ओवर स्टेट हुई हुई थी तो उसका इम्पैक्ट क्या था, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो गया था। क्लोजिंग अपनी जगह है तो COGS ज़्यादा हो गई। पर अब जब मैंने ऑल टुगेदर परचेजेस को घटाया तो परचेजेस को घटाने से कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, माल बेचने वाले की कीमत कम हो गई। तो माल बेचने वाले की कीमत कम हो गई तो मेरी COGS भी कम हो गई, उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। बात क्लियर है मेरी जान। तो हम अगली क्लास में मजीद ऐसे एरर्स को देखते हैं जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होंगे, बट अगेन वी नीड टू लुक एट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। तो आप एक एक करके ये कॉन्सेप्ट जोड़ते रहें और फिर मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कराऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।